नमस्कार। राजनीति विज्ञान के प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र के क्रम में हमने अपने पुराने लेक्चर में आधुनिक समय में कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि के कारण देखे थे, जिसमें कुछ पॉइंट्स हमने देख लिए थे। आज हम उस पॉइंट्स से आगे बढ़ेंगे। उन पॉइंट्स में हमने ये देख लिया था कि किस प्रकार आजकल जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के क्षेत्राधिकार में अधिक कार्यों का निर्वहन कर रही है। अब हमने जो पॉइंट्स देखे थे, एक बार मैं दोबारा उनको आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहली बात कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हमें ऐसा देखने को मिला है कि आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य बहुत अधिक बढ़ गए हैं। विदेश नीति के संचालन से संबंधित मामला हो, चाहे पूरे संपूर्ण राष्ट्र के लिए कोई नीति का निर्धारण करना हो, तो ये अंतर्राष्ट्रीय कार्य जब बढ़ गए हैं तो ऐसे में कार्यपालिका के कार्य भी निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर प्रदत्त व्यवस्थापन की हमने बात की थी कि किस प्रकार से व्यवस्थापिका ने अपनी कुछ शक्तियाँ प्रदत्त व्यवस्थापन के माध्यम से कार्यपालिका को दे दी है, तो वह भी एक कारण है। फिर हमने संचार साधनों के अंदर देखा, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि डायरेक्ट टेलीकास्ट होता है, प्रधानमंत्री का जनता के साथ संवाद होता है मन की बात के माध्यम से। तो डायरेक्ट जो कार्यपालिका और जनता के बीच संवाद है, इसकी वजह से भी कार्यपालिका की स्थिति और अधिक सुदृढ़ हो गई है। और कुछ संसद ने अपना कुछ ऐसी छवि बना ली है जिसमें हमें देखने को मिलता है कि संसद के जो व्यक्ति हैं या सांसद हैं वो ऐसा व्यवहार करते हैं जो कि एक असभ्यता की सब सीमाएं लांघ जाता है। चाहे वो जूते चप्पल चलाना हो, चाहे विरोध करना हो, चाहे विरोध पे बैठना हो, चाहे आपस में गाली गलौज करना हो, ये सभी हमें संसद की कार्यवाही में देखने को मिलती हैं। फिर व्यवस्थापिका के जो अधिवेशन हैं उनकी तुलना में कार्यपालिका के अधिवेशन अधिक होते हैं, वो निरंतर होते रहते हैं, तो ये भी एक कारण है। फिर है जटिल समस्याएं जिस तरीके से बढ़ रही हैं उस तरीके से हमें ये देखने को मिला है कि कार्यपालिका अपने दायित्वों को निभाने में इतनी अधिक परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि जिसमें कार्यपालिका की शक्तियां और अधिक बढ़ गई हैं। फिर है संविधान संशोधनों में भी कार्यपालिका की शक्ति क्षेत्र में वृद्धि की है। संविधान के जो संशोधन है उन्हें लाना, उन्हें पास कराना, वो सब दायित्व कार्यपालिका का ही हो गया है। राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था में बार बार आने वाले राजनीतिक और आर्थिक संकटों से निपटने के लिए कार्यपालिका के पास आपातकालीन शक्तियां भी रहती हैं। अपनी इन शक्तियों को कुशलतापूर्वक प्रयोग करके भी कार्यपालिका की शक्तियां बढ़ी हैं। चाहे वो आर्टिकल 360 हो, चाहे आर्टिकल 352 हो, चाहे आर्टिकल 362 हो, चाहे आर्टिकल 370 हो, सभी में हमने देखा है कि कार्यपालिका की शक्तियां अभूतपूर्व रूप से बढ़ती ही चली जा रही हैं और शासन तंत्र की धुरी के रूप में और संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था को गति देने लगी हैं। इससे उनकी और भी प्रतिष्ठा बढ़ गई है। राष्ट्रीय संकट के समय कार्यपालिका को सब बंधनों से मुक्ति मिल जाती है, उसकी शक्ति असीम हो जाती है। कारगिल युद्ध में भारत के राष्ट्र कार्यपालिका को सारे देश की जनता और राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त था और भारत में कार्यपालिका को आपातकाल का सामना करने के लिए भी कुछ सुविधाएं प्रदान की गई हैं, संवैधानिक सुविधाएं दी गई हैं। मतलब हम ये मान सकते हैं कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय संकट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कार्यपालिका की शक्तियां भी निरंतर बढ़ती चली जा रही हैं। चाहे वो कारगिल युद्ध का मामला हो, चाहे कोरोना का मामला हो, चाहे कोई भी किसी तरह की महामारी का मामला हो, ऐसे में ये देखा गया है कि कार्यपालिका जिस प्रकार से अपने दायित्वों को निभाती है वह जो है वो उसके दायित्व और अधिक बढ़ जाते हैं। फिर राजनीतिक दल के माध्यम से भी व्यवस्थापिका की सारी शक्तियां कार्यपालिका में निहित हो जाती हैं। विधायिका में बहुमत दल का जो नेता है या दल के बहुमत के कारण वह संसद में आने वाली बात को मनवाने में भी सफल होती है, क्योंकि जो अगर किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त है तो वो नेचुरल है कि वो व्यवस्थापिका में भी अपने द्वारा जो भी कानून रखवाएंगे, प्रस्तावित करेंगे, वो सब उनको पारित भी करवा लेंगे। तो फिर हम आगे की हम बात करें तो आधुनिक समय में कार्यपालिका के अधिकारियों और संस्थाओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि होने के कारण भी कार्यपालिका की कार्य निष्पादन की व्यवस्था में सुधार आने के कारण ही कार्यपालिका का सम्मान बढ़ा है।
कार्यपालिका की कार्यकुशलता और योग्यता के कारण भी उसका सम्मान बढ़ा है। कार्यपालिका में योग्य और अनुभवी व्यक्ति ही होते हैं, जबकि विधायिका में अनपढ़, असभ्य और अनुभवहीन व्यक्ति होते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में होने वाले हर कार्य उनकी योग्यता और अनुभव का ही परिणाम होता है। कानून निर्माण और नीति निर्माण में भी उनकी भूमिका होने के कारण व्यवस्थापिका की शक्ति सरक कर उनके पास आ गई है। क्योंकि जो कार्य पहले व्यवस्थापिका करती थी, अब वो काम भी कार्यपालिका ही कर रही है, क्योंकि कार्यपालिका ही कानूनों का ढांचा बनाती है, फिर उनको लागू करवाती है। क्योंकि बहुमत की सरकार है तो लागू करवाना बहुत आसान होता है। तो ऐसे में व्यवस्थापिका की सारी शक्तियां सरक कर कार्यपालिका के पास आ गई हैं। फिर है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने भी कार्यपालिका की भूमिका में वृद्धि की है। कार्यपालिका द्वारा विधानपालिका के अधिवेश न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी किए जा सकते हैं और अपने दलीय बहुमत के कारण वह बाद में उसे संसद से स्वीकृति भी करा लेती है। इससे भी कार्यपालिका की शक्ति बढ़ी है। यानी अध्यादेश की शक्ति के माध्यम से भी कार्यपालिका की शक्ति बढ़ी है। आर्थिक नियोजन तंत्र पर भी कार्यपालिका का एकाधिकार होने के कारण उसकी शासन में प्रभावशीलता बढ़ी है। कार्यपालिकाओं ने करिश्माई व्यक्तित्व ने भी कार्यपालिका का सम्मान बढ़ाया है। भारत में चाहे वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट हो, फ्रांस के राष्ट्रपति जनरल डी गॉल हो, अफ्रीका में नेल्सन मंडेला हो, मिस्र के कर्नल नासिर हो, इन्होंने अपने करिश्माई व्यक्तित्व के कारण ही लोकप्रिय कार्यपालक हुए और इसके कारण ही कार्यपालिका की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। संसदीय देशों में कार्यपालिका को निम्न सदन भंग करने की शक्ति भी प्राप्त है। भारत में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर निम्न सदन को भंग कर सकता है। इस अधिकार के कारण भी इन देशों में कार्यपालिका की शक्तियां बढ़ी हैं। स्वयं विधायिका की अक्षमता, असमर्थता भी इनकी शक्ति में वृद्धि का एक कारण है। विकासशील देशों में कार्यपालिका की असीमित शक्तियां व्यवस्थापिका की कार्य निष्पादन में असमर्थता का ही परिणाम है। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बदलती हुई परिस्थितियां तथा राष्ट्रीय विकास की आवश्यकता ने कार्यपालिका को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता महसूस करा दी है। लोक कल्याण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्यपालिका की शक्तिशाली होना आवश्यक माना गया है। जाने के कारण कार्यपालिका के व्यवहारिक ढांचे में अनेक परिवर्तन हुए हैं। अब कार्यपालिका कानून लागू करने वाली औपचारिक संस्था मात्र न रहकर राजनीतिक जीवन में हर क्षेत्र में अपना प्रभाव जमा चुकी है। आज कार्यपालिका का व्यवहारिक रूप बदल चुका है। स्वयं व्यवस्थापिका का कार्य व्यवहार भी दोषपूर्ण होने के कारण कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। प्रशासनिक कार्यों की जटिलताएं तथा उनसे निपटने में सक्षम कार्यपालिका ही आज सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर चुकी है और भविष्य में भी उसकी शक्तियाँ और प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की पूर्ण संभावना है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार कार्यपालिका की शक्तियाँ बढ़ती चली जा रही हैं और आज की परिस्थितियों में जो कार्यपालिका है वो अपनी बढ़ी हुई शक्तियों के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है। धन्यवाद।